अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ कौम और मिल्लत के बुज़ुर्ग, मेरे गयूर नौजवान साथियों, मोहतरम एडवोकेट जावेद साहब जो इस विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, मोहतरम जनाब जमील खान साहब जो राजस्थान के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, मोहतरम जनाब इमरान साहब जो कामा विधानसभा से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जनाब रफ़ीक खान साहब जो ज़िला सदर हैं चोरू के, डाइस पर बैठे हुए मेरे मजलिस के रुफ़क़ा अब्दुल हक सोलंकी साहब, सलीम साहब, जावेद साहब, हाजी आसिफ साहब, यासिर साहब, फ़ारूक साहब, इब्राहिम साहब, हाकिम अली साहब, हाजी खुतबुद्दीन साहब, मौलाना सिकंदर साहब जो बाड़मेर से आए, नवाब साहब, खालिद साहब, मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मेरी खुशकिस्मती है कि आज मैं सिखर की इस सरज़मीन पर आकर आपसे कुछ बोलने का मौका मुझे अल्लाह ने इनायत फरमाया। मैं शुरुआत में सलाम करना चाहूँगा वारिस खान ज़मींदार को, खलंदर खान गौर को, प्रोफेसर मोहम्मद बख्श जहीन को, अब्दुल्ला आज़ाद साहब को, सलीम खान बागवान को, नज़र मोहम्मद पठान को, मिश्री खान ख़ायम खानी को, बहलुल खान पठान को। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया था और ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी के बाद भी भारत सरकार से मुजाहिदीन आज़ादी का पेंशन लेने से भी इन्होंने इनकार कर दिया और मुल्क की आज़ादी के बाद भी इस मुल्क की खिदमत करते रहे। तो मैं इन तमाम मुजाहिदीन आज़ादी को सलाम करता हूँ जो इस सरज़मीन से निकलकर भारत को अंग्रेज़ों के ग़ुलामी से हमको आज़ाद करवाया। ये और बात है कि इन नामों में कोई नरेंद्र मोदी की पार्टी का नाम वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने मुल्क को आज़ाद कराने में या आरएसएस ने या संघ परिवार ने या जनसंघ का कोई रोल नहीं था। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि इस विधानसभा से मजलिस ने एडवोकेट जावेद अहमद खान साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है और मैं आपको ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि मजलिस पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, मगर हम कांग्रेस के ज़िम्मेदारों से पूछना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि आपको सत्ता मिली राजस्थान में, कई बरस आपको सत्ता मिली और ये भाई बहन को सत्ता मिलती थी। एक तरफ बीजेपी आई तो महारानी मुख्यमंत्री बन जाती और जब कांग्रेस की आती तो उनके भाई गहलोत बन जाते। तो 10 साल में कभी ये रोटी पलटती तो रोटी एक ही घर में पलटती है, कभी इनके पास तो कभी उनके पास। हम इन दोनों से पूछना चाह रहे हैं, भाजपा से, बीजेपी से और कांग्रेस से, कि आखिर क्या बात है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा अगर किसी बच्चों में खून की कमी है तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान के 60% बच्चे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं देखती है कि 60% बच्चों में खून की कमी एनीमिक है? क्या बीजेपी को और कांग्रेस को नज़र नहीं आता कि अल्पसंख्यक समाज के 37% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब क्यों नहीं देते ये लोग? ये नाइंसाफ़ी की जो दास्तान एक लंबी दास्तान है, मगर इसका जवाब
ना कांग्रेस देगी ना बीजेपी देगी। और मुझे यकीन है कि मैं जब ये सवालात उठाता हूं तो इसके बाद से आप सुनेंगे कि कांग्रेस मजलिस और मेरे बारे में क्या कहती है, बीजेपी और मोदी मेरे बारे में क्या कहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान में अल्पसंख्यक समाज का, उसकी मिनिस्ट्री का बजट आज से 1.5-2 साल पहले जब मैं राजस्थान को पहली मर्तबा आया था तो मैंने अशोक गहलोत की सरकार से पूछा कि 90 करोड़ अल्पसंख्यक समाज का बजट इतना कम क्यों है। तो मालूम हुआ 1 साल के बाद अशोक गहलोत की सरकार ने उसको 90 करोड़ से बढ़ाकर 250 करोड़ के करीब कर दिया। मगर मेरे भाई, हम इलेक्शन नहीं लड़े तो अशोक गहलोत काम करना शुरू कर दिए। अब आप अंदाजा लगाओ कि अगर जावेद को आप कामयाब करके अपना विधायक बनाकर राजस्थान की विधानसभा में भेजाएंगे तो आपके कितने मसाइल हल होंगे। मगर जब अल्पसंख्यक मिनिस्ट्री के बजट की बात हो रही है तो मैं तेलंगाना प्रदेश से आता हूं, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिर्फ 7 एमएलए हैं, विधायक हैं, कोई मंत्री नहीं है। वहां पर अल्पसंख्यक समाज का मिनिस्ट्री का बजट 2200 करोड़ रुपये है, 2200 करोड़ रुपये। और हर साल आप देखते हैं कि पैसा करीब 1800 से 1700 खर्च होता है। हमने क्या किया, लोग पूछते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी सिर्फ जज्बाती तकरीर करता है, ओवैसी वोट तोड़ने का काम करता है। सुन लो, जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां पर मजलिस के मेरी पार्टी के 7 विधायक हैं। हमने मंत्री बनना कबूल नहीं किया। हमने ये हुकूमत से कहा कि जिस जनता ने, जिस अवाम ने हम पर भरोसा करके हमको कामयाब किया, आप उस जनता के लिए काम करो। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना में 1,30,000 मुस्लिम समाज के बच्चे और बच्चियां 6 क्लास से 12वीं क्लास तक, 6 से 12 तक फ्री में पढ़ती हैं गवर्नमेंट के रेजिडेंशियल स्कूल में। बेटियों का स्कूल हॉस्टल अलग, लड़कों का स्कूल और उनका हॉस्टल अलग। 1,30,000 पढ़ रहे हैं अभी, और पिछले 9 साल में 80,000 उसमें पास करके निकल गई हैं। 80,000 यानी 40,000 हमारे बेटे, 40,000 हमारी बेटियां 12th पास करके निकल गई हैं। हमारे एक विधायक के कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल हमने खुलवाया गवर्नमेंट से आज से 1.5 महीना पहले। वहां के 3 बच्चे मेरे पास आए और आकर मुझसे कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, हमने आपने गवर्नमेंट से जो रेजिडेंशियल स्कूल खुलाया, जूनियर कॉलेज जिसको तब्दील किया गया था स्कूल से, हमने यहां से तालीम हासिल की, हमने नीट के एग्जाम में क्वालिफाई हुए और हम गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज में हमको एडमिशन मिला है एमबीबीएस की डिग्री करने के लिए। वो बच्चे मेरे पास आए, 3 बच्चे आए थे, आकर मुझसे कहा कि हमारी मदद करो, हमको किताबें खरीदना है मेडिसिन की, डॉक्टरी की तालीम के लिए। तो मजलिस ने अपने फंड से उन तीनों बच्चों को 1-1 लाख रुपए चेक लिखकर उनको दिया कि जाओ और अपनी मेडिसिन की तालीम हासिल करो, और हर साल मजलिस के दफ्तर में आकर तुम अपनी किताबों के लिए, तुम्हारी तालीम के जारी रखने के लिए मजलिस तुम्हारी मदद करेगी। और जो लोग मजलिस पर इल्जाम लगाते हैं कि मजलिस फिरका परस्ती करती है, अरे उन 3 बच्चों में एक बच्चा हमारे हिंदू भाई का बेटा भी था। जब वो मेरे पास आया इन बच्चों के साथ तो शर्मा रहा था। मैंने कहा अगर करूंगा तो तीनों को करूंगा, और उस बच्चे ने मुझसे, इन तीनों बच्चों ने कहा कि एक के पिता बंडी पर तरकारी बेचते हैं, एक ऑटो चलाते हैं और एक का कोई मजदूरी करते हैं। ये काम मजलिस करती है। क्या राजस्थान में काम नहीं हो सकता है मेरे भाई?
उस जरूर होगा, उस वक्त होगा जब आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे।